हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान एडिशनल टैलेंटेड युवा शक्ति। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो निश्चित रूप से आज आप सोचते होंगे कि कितना सारा मॉडल पढ़ेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एक नया मॉडल फिर आ गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसमें कुछ लंबा है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो सिंपल था, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्ड्स। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो निश्चित रूप से एक नया मॉडल है एटम का। तो ये क्या है सो जरा देखिए, और एक लाइन हम बोले तो दिस इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। हम ऐसे कहें कि ये मॉडल जो है क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। तो आप कहिएगा भैया ये क्या क्या चीज़ होता है, ये आप हमको बताइए। तो आपको हम बताएं कि मैकेनिक्स आप फिजिक्स में सब देते हैं, मैकेनिक्स 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 ऑप्टिक्स ऐसे पढ़ते हैं ना। तो हेयर इज, आप यदि ब्रॉड साइंस में, यदि आप साइंस को ब्रॉड सेंस में यदि सोचें तो मैकेनिक्स के दो ब्रांच हैं। ठीक है सर, मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं। एक को आप बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरे को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए, तो क्लासिकल मैकेनिक्स, दिस मैकेनिक्स is mainly based on Newton's law of motion, and on the basis of this mechanics you can easily explain the motion of all macroscopic substance, like यदि स्टोन को आप ऊपर से नीचे फेंक देते हैं या आप 200 के स्पीड से मोटरसाइकिल, कल्पना कीजिए कि 100 के स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसके मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्थ के चारों ओर यदि मून चक्कर काट रहा है या सन के चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर काट रहे, तो इस सारे क्वेश्चंस का जवाब आप, उसके मोशन का एक्सप्लेनेशन आप क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन जो आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन को यदि आप एक्सप्लेन करने चलेंगे तो इसके आधार पर, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? जैसे यदि आप, राम एक लड़का है, अमित एक लड़का है, अमित के कैरेक्टर को आप एक्सप्लेन करने चले हैं। ठीक है, आप दिमाग में ये सेट कर लें कि अमित क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। क्या मान लिए? पहले मान लिए कि अमित बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, और उसके आधार पर आप एक्सप्लेन करने लगेंगे तो क्या करेंगे? कितना भी आप खराब करेंगे तो अभी अच्छा बात बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये रियल में अमित में एक क्या है, अमित में कुछ निगेटिव कैरेक्टर भी है जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप रियल एक्सप्लेनेशन अमित को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और किसी ने अमित को देख लिया कि वो निगेटिव लड़का है, उससे पूछा जाए तो वो केवल निगेटिव बोलेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अमित में क्या है, अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर भी है, निगेटिव कैरेक्टर। तो रियल एक्सप्लेनेशन अमित का कब होगा? जब आप उसके दोनों कैरेक्टर, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर के आधार पर अमित का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है सर, कि यदि आप बीकर बॉडी को एक क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आप मोशन, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर यदि आप किसी के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें आप केवल किसके आधार पर एक्सप्लेन करते हैं? क्या मान के चलते हैं कि उसमें केवल पार्टिकल कैरेक्टर है। कहीं भी आप ये, कभी भी आप ये एज्यूम भी नहीं करते हैं कि उस सबस्टांस में वेव कैरेक्टर भी होता है। दैट्स वाई आप इसके आधार पर आप रियल एक्सप्लेनेशन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडी का नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बिगर बॉडी में तो आप जानते हैं, बिगर बॉडी में तो जानते हैं कि उसमें जो वेव कैरेक्टर है क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। वेव कैरेक्टर जो उसमें होता है उसका कोई अहमियत नहीं रखता है। तो चलिए, वो तो बड़ी आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर को इग्नोर करता था। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर किसी चीज़ को, यानी आप माइक्रोस्कोप बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे तो आप बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि आप वहाँ ड्यूअल नेचर के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। चाहे वो आप इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कोई भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक बॉडी को आप एक्सप्लेन कर लेते हैं, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द ड्युअलिटी ऑफ नेचर। ठीक है, यानी और साथ साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एज्यूम ये करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू मैकेनिक्स। तो ये क्या है सर, ये किसको, मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यानी ये मेनली किसको, पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है, पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है। ये इग्नोर, ये जो है इग्नोर करता है क्या, किसको इग्नोर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, और ये न्यूटन्स
लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जो आपको इधर हम लोग को करना है क्या, जो क्वांटम मैकेनिक्स यानी इसी मैकेनिक्स से ये वेव मैकेनिकल मॉडल निकला है, तो ये क्या है, ये एक्सप्लेन करता है मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को क्या करता है, एज्यूम करता है, इसके आधार पर एक्सप्लेन करता है। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ जो न्यूटन्स का नाम आ जाता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स को किसने डेवलप किया, तो नो डाउट इट डेवलप्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिसका नाम है अर्विंग स्क्रिंजर। हाँ, जिसको श्रोडिंगर भी बोलते हैं, आप सीधे क्या बोलते हैं, ई श्रोडिंगर बोलते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। और साथ साथ ये जो श्रोडिंगर का इक्वेशन था उसमें हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी क्या था, मिक्स था, ठीक है। तो ये डेवलप्ड बाय अर्विन श्रोडिंगर इन 1926, और जिसके कारण उनको 1930 में क्या हुआ, 33 में नोबेल प्राइज भी इनको मिला था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है सर। और इनके कॉन्सेप्ट में क्या था, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी मालूम क्या था ही था। तो जब इस आधार पर इसके आधार पर, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के ड्यूअल नेचर के आधार पर, अभी तक जो भी रदरफोर्ड बोर्ड्स थॉम्सन मॉडल जो भी था वो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल नेचर पर आधारित था, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो रियल कैरेक्टर आपके सामने नहीं आ पाता था। अब आप क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ड्यूअल नेचर साथ साथ हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो एज्यूम करता हो, वो साइंस का वो मैकेनिक्स, वो ब्रांच, साइंस का वो ब्रांच जो ड्युअलिटी कैरेक्टर, मैटर के ड्यूअल कैरेक्टर को साथ साथ हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आधारित हो, दिस इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर जो आप एक्सप्लेन करेंगे, जो मॉडल ऑफ एटम इजाद करेंगे, वो आपका क्या हुआ, वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है। तो ये हुआ कैसे, 1926 में आपके ई श्रोडिंगर साहब ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन इजाद किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन या वेव इक्वेशन बनाया व्हिच इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। उस इक्वेशन को आप श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन कहते हैं। और उस मैथमेटिकल इक्वेशन से, यानी उसको जब एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसको जब सॉल्यूशन किया गया, उसको सॉल्व किया गया, तो उसके आधार पर जो आपका मॉडल ऑफ एटम बना, जो मॉडल ऑफ एटम का पॉइंट या जो भी कुछ डेवलप हुआ, तो उसको आप वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, दिन आगे हम कुछ बताते हैं। तो निश्चित रूप से इस क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इजाद किया, डेवलप किया, और उसके एक्सप्लेनेशन और उसके सोल्व करने से आपका ये न्यू मॉडल ऑफ एटम, जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आप कहते हैं, डेवलप हुआ। तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, तो देखिए ये डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल, अच्छा चलिए, डेल स्क्वायर साइन जेड स्क्वायर ये जो था, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ वेयर आपका एक्स वाई जेड जो है, इसको आप क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। चलिए, और एम आप जानते हैं मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, पार्टिकल्स। ई टोटल एनर्जी है, भी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये साइन जो है ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन, या इसी को आप एम्पलीट्यूड फंक्शन बोलते हैं, एम्पलीट्यूड फंक्शन है, ठीक है सर। और इसका
एम्पलीट्यूड फंक्शन है और ये सिंपली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ वेव का मतलब है इट मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू इसका होगा, है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये शब्द क्या है, सिग्निफिकेंस, ये शब्द आप किताब में भी देखेंगे। पॉजिटिव निगेटिव होता है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो क्या है, चलिए इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये कि देखिए, ये आप थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट आप पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे। ये कोऑर्डिनेट दो तरह का कोऑर्डिनेट होता है, एक को बोलते हैं आप कार्टेशियन थोड़ा सा बता दें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है एक पोलर कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज दिस, तो थोड़ा सा देखिए, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, यदि आप एक्स वाई जेड एक्सिस लिखते हैं, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ यदि कोई बॉडी है, ठीक है, तो वो डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकुलर बॉडी, पार्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम एनी एक्सिस। ये एंगल के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देता है, ठीक है। तो देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है कि यदि कोई बॉडी है एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, उसका डिस्टेंस क्या है, इट नो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंगल। एंगल की यदि जानकारी लेना है तो आप कहाँ जाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में जाते हैं। तो ये क्या है, इट टेल्स अबाउट क्या चीज़, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी एक्सिस। एक कोई एक्सिस से, एक्स वाई जेड एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है, नॉट अबाउट देयर एंगल। एंगल के बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता। तो ये आप लिख लिए हैं, तो इसको आप, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट यदि आप देखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट देखिए सर, ये आप ऐसे बनाइए, ये मान लीजिए x है, ये y है, ये z, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z एक्सिस हुआ, ठीक है। तो ये एक प्लेन पर ये एक्सिस है, आप ले लिए, और कोई बॉडी को आप देखिए सर, यहाँ प्लेन से हट करके यहाँ आप रखे हुए, ठीक है। क्या कर रहे हैं बताइए, प्लेन पर नहीं है, ये था प्लेन पर से आप इसको डिस्टेंस निकालते, ये प्लेन से हट करके है, ठीक है। तो उस समय आपको एंगल, तीनों एंगल के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का एंगल क्या होगा वो यदि निकालना हो, तो एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये कोई बॉडी मान लीजिए प्लेन से हट करके यहाँ है, तो हमने मान लिया कि वो, देखिए सर, इस जगह हम बना रहे हैं कि मान लीजिए कि ये बॉडी, कोई बॉडी यहाँ है, ये इस जगह, ये हट करके है, प्लेन पर नहीं है सर, ये यहाँ हट करके, मान लीजिए ये प्लेन है, तो ये यहाँ है, ऐसे कल्पना कीजिए, समझ रहे हैं सर। ये प्लेन, मान लीजिए प्लेन है, तो बॉडी कहाँ है, यहाँ है, बॉडी मतलब कोई पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। वो पार्टिकल देखिए, ये हम पार्टिकल बताइए, प्लेन से हट करके है, ठीक है। यदि ये पार्टिकल इस पर है, तो ये इस, मान लीजिए कि ये मेरे एक्सिस से, कोई आर एक्सिस से इसका ये डिस्टेंस, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस आर है, ठीक है। क्या है, कोई बॉडी यहाँ है, तो उससे क्या है, उसके क्या ओरिजिन से, इस ओरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस, कितना है, आर है, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। और इसका, किसका, उस बॉडी का किसी भी एक्सिस से, हम यहाँ जेड के साथ लिख रहे, एंगल इसका क्या है, थीटा है, ठीक है। ओरिजिन से क्या है, उस पार्टिकल का जो प्लेन से हट करके है, उसके आर डिस्टेंस पर है, और किसी भी एक्सिस से उसका एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो अब चलिए हम मान लीजिए कि इसका परछाई, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, जिसको आप फिजिक्स में, मैथ्स में पढ़वे करते हैं, प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, देखिए ये प्रोजेक्शन आ रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन आ रहा है। तो देखिए ये प्रोजेक्शन हो गया, मान लीजिए कि यहाँ इसका प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन हो गया यहाँ, ठीक है। ये क्या है, ये एक बॉडी था जिसका प्रोजेक्शन कहाँ है, उस जगह आ गया। तो आप देख लिए कहाँ प्रोजेक्शन है, इस जगह है, यहाँ आया। तो इस प्रोजेक्शन का एंगल, इस प्रोजेक्शन का एंगल हम ले लिए इस एक्सिस से, ये क्या होगा, फाई, ठीक है। तो इससे कैसे चलेगा, तो इससे आपका ये जो होगा कैसे, ये इसी डायरेक्शन में ऐसे चलेगा,
क्या चलेगा, वेव चलेगा। तो ऐसे ही यदि आप इसको सोचते हैं, कैसे सोचेंगे, तो देखिए यहाँ से इसका वेव कैसे, ऐसे चलेगा, देखिए ऐसे चलेगा, ठीक। या आप इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, ठीक, इसी डायरेक्शन में। तो इससे पोलर में इट क्या है, एंगल बता सकता है, इट टेल्स अबाउट एंगल। और इस जगह आप क्या आर थीटा और फाई से एक्स वाई जेड के बदले आर थीटा फाई, तो ये आप कोऑर्डिनेट हुआ, जो आप थोड़ा बहुत आप देखें, चलिए कर लिए। तो इस ढंग से हम लोग इसके, अब यहाँ देखिए वेव फंक्शन क्या है, ठीक है। तो वेव फंक्शन देखिए, ये साई के बारे में हम लोग लिखे हैं यहाँ साई, तो साई इट दिस इज द वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड, हम ये बताते हैं कि ये क्या है, साई क्या है, ये वेव फंक्शन है या एम्पलीट्यूड फंक्शन है। कहने का मतलब है कि यदि देखिए ये एक्स एक्सिस है, हम ऐसे यदि वेव मेरा चल रहा, ये प्लस है या माइनस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के, ये मेरा साइन है, ठीक है। तो यदि हमारा साइन क्या होगा, साइन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन थीटा एक्स हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यदि आप पढ़ें मैथ्स में, यदि इसी का हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर वैल्यू हमको करना हो, यदि इसका स्क्वायर वैल्यू हमको निकालना हो, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, यही ऊपर चला जाता है, ये प्लस हो जाता है, निगेटिव पार्ट मेरा क्या हट जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि साइन इट टेल ओनली अबाउट द वेव फंक्शन, नॉट अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इससे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी का कोई पता नहीं चलता, क्यों, जैसे देखिए, जैसे साई का वैल्यू मेरा क्या था, देख रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों था। तो यदि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात होगी, तो चलिए हम एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम निकालते हैं, तो इधर तो पॉजिटिव हुआ लेकिन फिर निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो आप मैथ्स में पढ़े या फिजिक्स में ही पढ़े हैं कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, इंटेंसिटी। यदि हम इसको एम्पलीट्यूड मानते हैं, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो इंटेंसिटी का मतलब डेंसिटी, तो हम लोग ये क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर कर दिए तो मेरा क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स जो निकलिएगा तो ये मेरा जो निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, जी हाँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव डेंसिटी यानी किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली पता चल जाता है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द साइन एंड व्हाट इज द साइन स्क्वायर, व्हाट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द पोलर कोऑर्डिनेट। तो चलिए इसको देखिए। तो इसके अब हम जब क्या करते हैं सर, समझ गए होंगे, मिटा दें। इसमें यदि आप इसको दूसरे वे में यदि लिखते हैं, ठीक है सर, तो E साइन H साइन ये ऐसे, जहां इसको ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो देखिए सर, इसका तो सॉल्यूशन आप इसी को, मतलब इस एक्सप्रेशन को दूसरे वे में डेराइव भी कर सकते हैं। तो चलिए डेराइव फेराइव मत कीजिएगा सर, जितना हम लोग का औकात हो, आपका औकात हो, सब उतना ही काम कीजिएगा, ठीक है। तो इसको तो बहुत सारा बात है, लेकिन आप अपने हिसाब से काम कीजिए इसको। तो जहाँ देखिए, यदि यहाँ यदि एनर्जी को, यानी दिस whenever wave equation is solved for single electron system and हाइड्रोजन के लिए जब इसको एक्सप्लेन किया गया, इसको क्या किया गया, वेव इक्वेशन को डिराइव किया गया हाइड्रोजन या सिंगल इलेक्ट्रॉन के वाले स्पेसीज के लिए, तो वहाँ ई जो था, द टोटल एनर्जी, दैट इज द टोटल एनर्जी का मतलब है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमेन इन क्वांटाइज फॉर्म, यानी वहाँ जो ये जो एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी के बदले जो यहाँ एनर्जी आता है, जब आप हाइड्रोजन एटम के केस में इसको एक्सप्रेस किया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया दिस मैथमेटिकल इक्वेशन को, तो यहाँ ई का मतलब द ई हेयर इज अ टोटल एनर्जी, दिस इज हेयर काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी का वहाँ अप्लाई होता है। ऑल टाइप का एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है,
नहीं। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन भी हो सकता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हियर द काइनेटिक एनर्जी एंड यही एनर्जी है। तो वहाँ टोटल एनर्जी के बदले यहाँ क्वांटाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को रखा गया। तो दिस इज एनर्जी फैक्टर एंड दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन फैक्टर। तो चलिए, जब इसको एक्सप्लेन किया जा रहा था, क्या किया गया था, जब इसको सॉल्यूशन दिया जा रहा, जैसे मान लीजिए किसी को आप मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसके आधार पर कुछ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही मैथमेटिशियन चाहिए। यदि आप अमित इज़ द वन ऑफ द गुड बॉय, इसको मैथमेटिक्स से आपको कहा जाए कि आप प्रूफ कीजिए, तो क्या कीजिएगा? अमित के खेलने के कैरेक्टर को आप एक्स मानने से इन मान सकते हैं, उसके बोलने के कैरेक्टर को मैंने बहुत सारे उस लैंग्वेज को आप क्या कहें कांस्टेंट मान लेंगे एंड देन आप प्रूफ कर सकते हैं यदि आप रियल मैथमेटिशियन हो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स के ड्यूअल करिए, यानी क्वांटम मैकेनिक्स मतलब समझ रहे हैं, ड्यूअल कैरेक्टर। एक चीज़ आप याद रखिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो ड्यूअल नेचर नहीं, मैंने पार्टिकल नेचर को मानता था। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब? वेव नेचर उसमें है लेकिन उसका कोई अहमियत नहीं है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पर यदि आप चलिएगा तो इलेक्ट्रॉन्स में पहले तो माना जाता है कि पार्टिकल कैरेक्टर के आधार पर एक्सप्लेन किया गया था, जिसके कारण आप देखें ना क्या दुर्दशा हुआ बोर्ड्स और रदरफोर्ड या सोबर्न मॉडल का। तो यहाँ क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर के आधार पर श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेव मोशन, और उस वेव मोशन में पार्टिकल नेचर भी होता है, उसको इस थीम के साथ साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी के आधार पर इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेनेशन दिया गया था। तो यही थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। यूँ कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है यानी बिगर बॉडी, उसमें वेव कैरेक्टर नेग्लिजिबल है, दैट्स वाई वो पार्टिकल है। माइक्रोस्कोपिक वो वेव की तरह इसलिए है क्योंकि उसमें पार्टिकल कैरेक्टर नेग्लिजिबल है, जबकि हर कैरेक्टर होता है दोनों। बात ये, तो इसको यानी वेव इक्वेशन को यदि एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रॉन के केस में, पार्टिकुलरली इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एक्सप्लेनेशन में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल वेव दोनों एज्यूम करना है तो उसको कुछ कांस्टेंट का जरूरत पड़ा। ठीक है, कुछ कांस्टेंट का यूज किया उन्होंने, है ना। वो कांस्टेंट ही क्वांटम नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो वो कांस्टेंट क्या था? NLM। उस कांस्टेंट का यानी इसको जब वो सोल्व कर रहे थे हाइड्रोजन के केस में, तो उन्होंने NLM, ये 3 कांस्टेंट न्यूमेरिकल प्रीफिक्स था, इसका यूज किया, है ना। इस इक्वेशन को हाइड्रोजन के केस में जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये 3 कांस्टेंट का यूज किया, और इसी को हम लोग क्वांटम नंबर कहेंगे, क्वांटम नंबर कहेंगे। तो वो जानने से पहले थोड़ी सी बात का और हम लोग डिस्कशन कर ले। चलिए इसको कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप हम मिटाते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको कि हियर द वैल्यू ऑफ ई को यहाँ हम लोग इगन वैल्यू भी कहते हैं, और यहाँ ये साई को हम लोग इगन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा। ई हियर इज कॉल्ड ईएन वैल्यू एंड साई इज कॉल्ड इगन फंक्शन। ये सब यूज किया गया व्हेनेवर इसका हाइड्रोजन के केस में क्या किया गया, सॉल्यूशन निकाला गया, तो हियर ये टर्म का यूज किया गया। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, और यहाँ एक चीज़ देखते हैं सर। क्या देखते हैं? अभी जस्ट हमने एक बात बोला था, क्या बोला था कि कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी में, मैंने हम लोग के लिए मेनली क्या है, वेव कैरेक्टर इग्नोरेबल है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में मैंने मैक्रो में मैंने हम लोगों में क्या है, वेव कैरेक्टर इग्नोरेबल है, मैंने इसको इनसिग्निफिकेंट है हम लोगों में वेव कैरेक्टर। लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडी में मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यदि मोशन में, तो वहाँ पार्टिकल कैरेक्टर क्या है, इग्नोरेबल है, लेकिन उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो देयरफॉर स्क्रोडिंगर ने क्या किया, कीप इन माइंड, अपने माइंड में ये बात रखा कि मेनली इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर है, वेव नेचर के आधार पर इलेक्ट्रॉन के मोशन को साथ साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेते हुए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ साथ वेव नेचर्स को डोमिनेंट कैरेक्टर मानते हुए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को न्यूक्लियस के चारों ओर उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक बनाना शुरू किया। तो एक अजब सा समस्या आ गया। क्या समस्या आ गया? आप जानते ही हो कि जो वेव कैरेक्टर के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स के आप
मूवमेंट को यदि आप एक्सप्लेन करने लगेंगे तो निश्चित रूप से वो बोर्ड्स रदरफोर्ड का वो जो क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट एंड देयरफॉर वी कैन इजीली प्रेडिक्ट क्या चीज़, देयर पोजीशन एंड मोमेंटम, ये सब क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। ये इम्पॉसिबल हुआ था जिसको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में आप देखे थे किस तरह से बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की गर्दा उड़ाया गया था, मतलब ये उसको कट किया गया था। तो चलिए आप ये देखिए, व्हेनेवर यू ट्राई टू एक्सप्लेन द मोशन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वेव कैरेक्टर अराउंड द न्यूक्लियस, तो आपको क्या होगा सो जरा देखिए। यदि एक्स वाई जेड एक्सिस है सर, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, ये ऐसे 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 इस ढंग से मूव करता है ना, इस ढंग से होता है, इस ढंग से वो मूव करेगा। तो यदि मूव करेगा तो देखिए, मान लीजिए कि किसी एक्सिस में एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये न्यूक्लियस है, इसके चारों क्या है, आप ऐसे यहाँ भी पोजीशन हो सकता है, एक फोटो ले लीजिए, ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी ऐसे ऐसे जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आप आया तो एक फोटो ले लिए, एक पिक्चर यहाँ ले लीजिए, एक पिक्चर यहाँ ले लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे ही इस एक्सिस में भी आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इसका पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यही एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों वेव कैरेक्टर के फॉर्म में, जैसे आप देखिए सर, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है एक्स वाई जेड एक्सिस में, माने एक्स एक्सिस में ऐसे ऐसे न्यूक्लियस के चारों चक्कर काट रहा है, एक्स एक्सिस के राउंड में न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है, वाई एक्सिस के कारण जेड एक्सिस में आपके ओर से ऐसे ऐसे, हम मान लीजिए मेरा ये गोल मान न्यूक्लियस, तो हमारे ओर चक्कर कैसे काट रहा है, एक्स एक्सिस के राउंड में चक्कर काट रहा है, वाई एक्सिस के राउंड में चक्कर काट, एक जेड एक्सिस आपके ओर ऐसे देखे कि चक्कर काट रहा है, ठीक है। और वो क्या है, वही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक भी आता है, चूंकि वो सर्कुलर पाथ, ऐसे फिक्स पाथ तो है नहीं कि ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है ना। ये न्यूक्लियस है, इसमें एक्स वाई और जेड एक्स क्या हो गया, आप 3D फोटो नहीं बना पा रहे हम लोग, यदि 3D फोटो बना पाते तो बहुत अच्छा होता कि क्या करें, वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जा रहा है, वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक जा रहा है। तो हेयर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो फिक्स जगह पर देख रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ये न्यूक्लियस के चारों ओर, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो इसके आधार पर ये न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रोबेबल, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक पिक्चर आप लीजिएगा तो क्या होगा, इस ढंग से बहुत सारा, एक ही इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा यदि फोटो लीजिएगा तो ऐसा एक पिक्चर आ जाएगा। हजारों लाखों फोटो यदि लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का तो ऐसा एक पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ इस जगह क्या देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ सर्टेन एनर्जी, सर्टेन फिक्स एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो जहां वो मैक्सिमम होगा वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ, इसी को ऑर्बिटल फंक्शन भी कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, इसी को आप एटॉमिक ऑर्बिटल यानी साइन स्क्वायर कहते हैं कि मैक्सिमम, या ऑर्बिटल फंक्शन कहते हैं मैक्सिमम। तो एक यहाँ पिक्चर से आप ये क्लियर हो रहा है कि कहीं भी एटम के किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, कहीं इलेक्ट्रॉन्स के पाने की संभावना क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, और कहीं बहुत कम है, ठीक है। तो इस ढंग से इलेक्ट्रॉन रहता है, किसी ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि अब आज आकाश में बादल लगा हो तो क्या होगा, आज बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि बारिश हो, कोई बच्चा बहुत पढ़ने में तेज हो तो कंपटीशन फेस कर जाएगा, ऐसा नहीं कि करिए जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस का मतलब है कि जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चांस है कि मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मिलिए जाएगा, ठीक है। तो फिक्स ऑर्बिट के बदले क्या किया गया, शब्द यूज किया गया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो चलिए ये आप समझ में गए, क्या समझ गए कि कैसे जब कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन्स के उसके थीम को बदला गया, इलेक्ट्रॉन्स में जो सोचने के तरीका था
उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचने का तरीका बदला गया, तो उसके कैरेक्टर को भी अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन करना शुरू लोग कर दिया। यदि पार्टिकल नेचर के आधार पर एक्सप्लेन किया जा रहा था तो आप देखिए बोर्ड्स रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल बन गया था, लेकिन जो इसमें वेव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया तो देन अवर उसका फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका बहुत सारे कैरेक्टर में किस ढंग से अलग ढंग से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ गई, और वो नया एक्सप्लेनेशन आपका क्या था, वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो चलिए ये तो आप समझ गए, आप इतना अभी जान गए कि क्या जब इसका सॉल्यूशन किया जा रहा था किसके, स्क्रोडिंगर के वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को जब एक्सप्लेन किया जाता है हाइड्रोजन एटम के लिए, मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में, तो 3 कांस्टेंट NLM यूज किया गया। वो 3 कांस्टेंट क्या कहलाता है, क्वांटम नंबर कहलाता है। तो वो एक अलावा मैंने एक चौथा एक शब्द भी स्पिन क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं, जो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से नहीं लेगा, तो वो ऑल 4 न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशली क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लेंगे, क्या कर रहे थे, वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये इतना नहीं है सर, ये बहुत बड़ा दुनिया है, उसमें से बस अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ कुछ बातें हम लोगों ने लेकर के आए हैं। ये इतना ही वेव मैकेनिकल मॉडल नहीं है भैया, ये बहुत बड़ा है। आप MSc BSc में जाएंगे तो इसमें बहुत सारा इसका सॉल्यूशन या कुछ कुछ जानकारी, फिर भी वो वहाँ इनफ नहीं है, उसमें एक पार्ट आपको बताया जाएगा। तो चलिए सर, आज की मुलाकात को इतना ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट मुलाकात में हम लोग देखेंगे व्हाट इज दिस कॉल्ड स्पेशली क्वांटम नंबर। तो देयर इज 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर, तो वो क्या है देन उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आपकी मुलाकात को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। बोलते हैं जय हिंद जय भारत, मीट अगेन।